Okay, welcome students. So up to last lecture we completed moment of inertia, radius of gyration, and theorems related to the moment of inertia. We studied in last lecture, and that theorems are parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Okay, तो लास्ट लेक्चर तक जैसे आपको पता है मैंने आपको डिस्क और जो हमारे शेप्स थे डिस्क एंड डिस्क और रिंग इन दो शेप्स के लिए मैंने आपको मतलब डिफरेंट शेप्स बताए थे मैंने आपको डिस्क और हमारे जितने भी शेप्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बीट बताया था। तो अभी देखिएगा वही बीट को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट बीट की ओर प्रोसीड करते हैं हम। तो अब देखिएगा लास्ट लेक्चर जो बीट मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट शेप्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे और वही बीट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? इज दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? तो ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला, उसके रिलेटेड जो भी बिट्स था ये मैंने लास्ट लेक्चर बताया था। उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, दिख रहा है क्या? अभी देखो, अभी दिख रहा है होगा स्क्रीन या फिर से शेयर करूं मैं? ठीक है, चलेगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो रेगुलर बॉडीज होते हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क, उसके बाद रिंग। तो इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे ये मैंने आपको निकाल के दिखाए थे बाय यूजिंग कंटिन्यूअस बॉडी, मतलब उनको इमेजिन करके उसके इंटीग्रेशन अप्रोच से मैंने उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के दिखाए थे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रॉड का ml स्क्वायर बाय 12। तो ये मैंने कल प्रूव करके बताया था आपको। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग passing through its axis is passing through its center of mass is given by mr square। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसका आंसर आएगा फिर mr स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ऐसा ही बीट है। उसके बाद मैंने रिंग लिया था और रिंग के चारों एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाया था। चारों एक्सिस मतलब सबसे पहले हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस पास किया था सेंटर ऑफ मास से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आता है, जो मैंने ऊपर प्रूव करके भी बताया था। उसके बाद सेकंड एक्सिस लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में ये मैंने कल आपको मतलब ये निकाल के दिखाया था। आईटी आईटी एक्सिस से टेंजेंशियली पास होने वाला जो उस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ओके, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस को पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IT इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, ये स्टेटमेंट होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हमने इसका आंसर निकाला 2mr स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट निकाल के दिखाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो डायमीटर से पास होने वाली जो एक्सिस है, ओके, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना था। तो देखिएगा अ, ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है उसे हम आईसी से इंडिकेट करते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और आईजेड मतलब वो जेड डायरेक्शन में ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और आई एक्स और आई वाई ये दो डायरेक्शन में हमने अ, ये दो डायरेक्शन में हमने दो एक्सिस लिए थे आई एक्स एंड आई वाई, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आईडी के साथ इक्वल दिखाया था। आईडी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, क्योंकि ये आई एक्स और आई वाई अलोंग द प्लेन पास होने वाले एक्सिस थे। इस वजह से अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आता है। ओके, और फिर आई जेड का वैल्यू यहाँ पर आईसी के साथ इक्वल है। आईसी मतलब ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। आई एक्स और आई वाई दोनों का वैल्यू आईडी है, तो आईडी प्लस आईडी 2 आईडी आएगा। तो आईडी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस को 2 से डिवाइड करने के बाद मिलता है। तो इसी वजह से वो mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो फिर आईडी पैरेलल आएगा आईटी को। अभी ये भी टेंजेंट है और ऊपर वाला भी टेंजेंट था, उसमें और इसमें फर्क क्या है? पहला वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन था,
और अभी ये एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, इस वजह से IT इज इक्वल टू ID प्लस एम एच स्क्वायर आएगा। ID का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो फिर ये आने वाला है 3 mr स्क्वायर बाई टू। इज इट ओके? तो ऐसा इस बिट का आंसर रहेगा। ये फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। रिंग की इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है, ओके। रिंग मतलब जनरली इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन आता है। फिर सिमिलर टू दिस हमने डिस्क का देखा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाय 2 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आने वाला ये IT इज इक्वल टू IC प्लस एम एच स्क्वायर, ओके। और IC का वैल्यू आएगा mr स्क्वायर बाय टू प्लस mr स्क्वायर, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 mr स्क्वायर बाय टू आएगा, ओके। ये पहला टेंजेंट है डिस्क का जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 को डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ID इज इक्वल टू IC बाय टू, ओके। तो फिर ये आने वाला है, तो फिर ये आने वाला है mr स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय टू, तो ये आएगा mr स्क्वायर बाय फोर, ओके। और लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कल आपने मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताया था कुछ स्टूडेंट ने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो फिर ये आएगा IT इज इक्वल टू ID प्लस एम एच स्क्वायर, तो ID का वैल्यू mr स्क्वायर बाय फोर है प्लस mr स्क्वायर, तो ये आएगा 5/4 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे हो गए डिस्क और रिंग के, ओके। अब इसके बाद याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, ओके। स्फीयर के अगर हम कहीं से भी एक्सिस पास करते हैं ना स्फीयर के, तो वो उसके डायमीटर से ही पास होता है, ओके। इस वजह से इसके दो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल होते हैं, इसके कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर about axis passing through its diameter, तो अभी ये स्फीयर है, ओके। मतलब मैं आपको सर्कल ही दिखा सकता हूँ, ये हमारे कुछ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर नहीं निकाल सकता हूँ, ओके। इस वजह से हम यहाँ पर स्फीयर आपको सर्कल ही दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये स्फीयर है, ओके। स्फीयर मतलब आपको पता है हमारा बॉल टाइप शेप रहेगा, ओके। तो थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, तो आप देखिएगा ये एक स्फीयर रहेगा, तो इस स्फीयर के कहीं से भी एक्सिस पास क्यों ना करो आप, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, तो कोई भी एक्सिस क्यों ना पास करते हो आप इस स्फीयर से, वो उसके डायमीटर से ही पास होता है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी हम डेरिवेशन से निकाल सकते हैं, जैसे डेरिवेशन हमने रिंग, रॉड और डिस्क के लिए किया था, वैसे इसका डेरिवेशन करके हम इसके मतलब डायमीट्रिक एक्सिस जो रहेगा वही उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस होता है इस केस में। इस वजह से इसका एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का, और वो आता है हमेशा याद रखना 2/5 mr स्क्वायर, ओके। और आपको पता है हमारे अर्थ का शेप भी स्फेरिकल होता है, इस वजह से हमारे अर्थ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अगर निकालने का काम आता है अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो वो हमेशा 2/5 mr स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? ठीक है। तो अभी इसके दो ही एक्सिस पॉसिबल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर और सेंटर ऑफ मास, एक ही है, ओके। और दूसरा एक्सिस है इसका जो हम लिखते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, ओके। टेंजेंट से पास होने वाले स्फीयर को जो एक्सिस रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ओके। टेंजेंट से पास होने वाले एक्सिस का, पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, तो फिर क्या रहेगा आप देखिएगा, टेंजेंशियली जो पास होने वाला एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अब। तो बोलो, आप निकाल के दिखा सकते हो मुझे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। एक ऐसा एक्सिस है
जो इस स्फीयर के टेंजेंशियली पास हो रहा है, तो बोलो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एक्सिस ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट। ओके, तो ये टेंजेंशियल एक्सिस रहेगा स्फीयर का IT। और बताइएगा मुझे आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। IC प्लस एम एच स्क्वायर राइट आंसर है। ओके, यूज दिस फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। राइट है, सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पर भी क्या मैं कह सकता हूँ एच का वैल्यू, क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सिस है, तो टेंजेंट और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बीच में डिस्टेंस उतना ही होता है जितना उस स्फीयर का रेडियस होगा। ओके, 7/5 एम आर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। ओके, करेक्ट आंसर है, बहुत स्टूडेंट ने आंसर निकाला है और जल्दी निकाला है, बहुत अच्छी बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing tangentially to the sphere is given by moment of inertia about axis passing through its center of mass plus m into h square, where h is the perpendicular distance between that two parallel axes। okay, तो IC का वैल्यू आएगा 2/5 mr square प्लस mh स्क्वायर, तो h का वैल्यू आएगा r, तो ये आएगा mr स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर, तो 7 mr स्क्वायर बाय 5, ये होगा फाइनल आंसर। तो दो ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है स्फीयर के, याद रखना। एक तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा स्फीयर के, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर आता है। और एक तो एक्सिस पास होगा टेंजेंशियली, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 7/5 mr स्क्वायर। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? किसी को कुछ दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? ओके, ठीक है। तो स्फीयर का इतना ही है। ओके, पहले मैंने आपको कल ही बताया था, कल की ये दो दो शेप है उनकी ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है, बाकी सभी शेप्स के कम है। अभी हम रॉड का लेते हैं। रॉड का एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको बताया। ओके, अभी थोड़े स्टेप्स शॉर्ट शॉर्ट करके जाते हैं हम, क्योंकि हर एक बिट का अगर हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बहुत देर तक चलेगा ये बिट। ओके, और हमें इस साल ही टॉपिक को खत्म करना है, तो बेटर वे हम इसका अभी शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, अभी देखिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, सभी जो पॉसिबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रॉड के, वो हमें देखना है। ये हमारे शेप्स में फोर्थ वाला शेप है। पहला शेप मैंने रिंग लिया था, दूसरा शेप डिस्क लिया था, तीसरा शेप स्फीयर है, और ये चौथा शेप है जो रॉड है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, अभी इसके सिर्फ एक्सिस के नाम लिखता हूं मैं। पहला एक्सिस कैसे पास होगा? एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अभी एक रॉड लेने वाले हम, आपको पता है रॉड का डेरिवेशन मैंने कल ही आपको करके दिखाया। ये रॉड का मास m होता है और इसका लेंथ L होता है, कैपिटल L इसका लेंथ होता है। ओके, और इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस होता है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बोलो? टेल मी। कल मैंने आपको ये डिराइव करके बताया था। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस? ml स्क्वायर बाय 12 राइट आंसर है। इस रॉड का अगर लेंथ L है तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाय 12, करेक्ट आंसर है। ओके, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, अभी देखिएगा एक दूसरा एक्सिस हमें लेना है इसका, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स, पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड। कोई तो भी एक एंड से पास होने वाला है इस रॉड के एक्सिस अब। ओके, ये रॉड है हमारा और इस रॉड का लेंथ L है और इसके एंड से अब एक्सिस पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। we have to find moment of inertia of this axis passing through its one of the end। तो इसे IT से डिनोट करो या फिर कोई भी आप अलग सिंबल दे सकते हो। सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अभी बताया आपको, ml स्क्वायर बाय 12 होता है। तो बोलो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जल्दी से मुझे फटाफट सॉल्व करके बताओ, डायरेक्टली स्टेप अप्लाई करो। अभी अभी आपको इतना लेवल तो हो गया है कि आप इजीली ml स्क्वायर बाय 3 करेक्ट आंसर है। ओके, करेक्ट आंसर है 13 ml स्क्वायर बाय 12। नहीं साक्षी, एक बार चेक करो, आपने गलत किया है, थोड़ा थोड़ा गलत हुआ है आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने थोड़ा गलत किया होगा, एक बार चेक करो। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है। साक्षी ने भी आंसर सही दिया है, कृपाली आपका भी आंसर सही है। ओके, सभी स्टूडेंट ट्राई करो, चलो वैसे मत बैठो।
सिर्फ यहाँ पर हम लिखने नहीं आते हैं, समझने भी आते हैं। ओके, इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लिखेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। अमृता का भी आंसर सही है। ओके, समर्थ का भी सही है। ओके, 1 ml²/3, ठीक है चलेगा, ml²/3 है, ठीक है चलेगा, राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाला है। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा थ्योरम यूज करना है बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? हमें IT इज इक्वल टू IC प्लस MH²। ओके, तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना था बच्चों, बोलो? H मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। तो इन दो एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस था, बोलो? एक एंड से पास हो रहा है एक्सिस रॉड के, और एक एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। तो बोलो इन दो एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? एच का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, बोलो आप? L/2 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ओके, सिर्फ L/2 होगा इसका आंसर, क्योंकि पूरा लेंथ रॉड का L था। ओके, तो डेफिनेटली उसका हाफ लेंथ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस उसके मिड पॉइंट से जा रहा था और टेंजेंशियल एक्सिस उसके एंड पॉइंट से जा रहा था। तो इसी वजह से IT इज इक्वल टू IC प्लस MH² आएगा, और IC का वैल्यू आएगा ml²/12 प्लस m इंटू, अभी H का वैल्यू कितना लेना है? L/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसी वजह से आएगा m L²/12 प्लस m इंटू L²/4। इज इट ओके? तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। ओके, एलसीएम लेना है मतलब क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पर तो 12 है, मुझे यहाँ पर भी अगर 12 लाना है तो मुझे 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा ml²/12 प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ml² आएगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। तो क्या हम इसे कॉमन आउट कर सकते हैं? कॉमन बेस हुआ ये 12, तो ml² प्लस 3ml² आएगा ऊपर। ओके, तो ml² प्लस 3ml² ऊपर कितना हो जाएगा फिर बच्चों? मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी। IT इज इक्वल टू आ जाएगा फिर 4ml² डिवाइडेड बाय 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ml²/3। ओके, तो ये होगा फाइनल आंसर। अगर कोई एक्सिस पास होता है ना रॉड के वन ऑफ द एंड से, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। इज इट ओके? कितने स्टूडेंट को ये समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ओके, ठीक है, ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट यस कह रहे हैं, अच्छी बात है। अभी जो एक्सिस मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सिस है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जनरल क्वेश्चंस है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। ओके, ये जो भी स्टूडेंट रोटेशनल मोशन करता है उसको इतने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन दिए तो फिर कैसा होगा? ओके, इस वजह से वो थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन देते हैं। आपको पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ाने वाला आपको पढ़ाता है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है, एंड से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बीच से एक्सिस पास कर देते हैं, एंड और मिड पॉइंट इसके बीच में से कोई एक्सिस रहेगा और बोलते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो ये थर्ड पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हमारे इस रॉड का। इस रॉड के कहा से हमें एक्सिस पास करना है? जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट इसके बीच से। तो अभी पता मुझे इसका आंसर क्या रहेगा? ये वही स्टूडेंट आंसर दे सकता है जिसके सभी कंसेप्ट इस टॉपिक के क्लियर है। ओके, बताओ मुझे जल्दी से। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको पहले ही बताया, IC इज इक्वल टू ml²/12। ओके, और ये जो एक्सिस है अब, ओके, ये एंड पॉइंट और मिड पॉइंट इसके बीच से पास हो रहा है। ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट बिटवीन एंड एंड मिड पॉइंट। ओके, ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं। ऐसी जगह से एक्सिस पास हो रहा है जो एक्सिस मिड पॉइंट और जो एंड रहेगा ना रॉड का उसके बीच से पास होने वाला है। ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इट्स वन ऑफ द एंड, मतलब उस रॉड के एंड में और उसके मिड पॉइंट में जो मिड पॉइंट रहेगा उस मिड पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है। ओके, यहाँ से मतलब, तो अभी देखिएगा और फाइनल आंसर निकालिएगा क्या आएगा। कौन निकालेगा इसका आंसर सबसे पहले? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया?
अभी आंसर निकलेगा इसका, सोचो थोड़ा। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, ml स्क्वायर बाय 12 इंटू एल बाय 2। नहीं ना, ऐसे नहीं आ रहा है ना, आर कैसे आएगा अभी? अभी ये लेंथ ही होगा ना, आर का तो कुछ सवाल ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले आंसर लाया है एक स्टूडेंट ने, और सबको उसने मैसेज भेजा है, तो सबको सबने देखा होगा। वही वही फाइनल आंसर है, 7 ml स्क्वायर बाय 48। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज इट ओके? सभी को दिखाई दे रहा है आंसर वो? ठीक है, तो अभी देखो मैं कैसे आएगा इसका आंसर, देखिएगा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब आपको तो पता है कि ये मिड पॉइंट है हमारा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 आएगा, तो वो एक्सिस मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और ये हमारा एंड है। तो मिड पॉइंट और एंड के बीच में डेफिनेटली कितना डिस्टेंस होगा, l/2, पिछली बार की तरह। ओके, तो पिछली बार एंड से पास हो रहा था एक्सिस, इस वजह से h का वैल्यू l/2 लिया था। लेकिन अभी हाँ बराबर है, एक स्टूडेंट ने आंसर भेजा है l/4, तो करेक्ट आंसर यही मुझे चाहिए था आंसर। ओके, h इज इक्वल टू l/4। इज इट ओके? ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगा आपको, तो बेटर वे में थोड़ा अलग से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये l/4 आएगा। टोटल लेंथ अगर रॉड का यल है ना, कैपिटल यल, तो फाइनल जो लेंथ आएगा उस मिड पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस, उस रॉड का सेंटर और वो जो एक्सिस जिस मिड पॉइंट से पास हो रहा है, एंड और सेंटर के मिड पॉइंट से। ओके, तो उसका डिस्टेंस l/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू l/4 है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो आई टी इज इक्वल टू आएगा IC प्लस mh स्क्वायर। तो IC का वैल्यू है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mh स्क्वायर, तो h का वैल्यू आएगा l/2 और l/4 सॉरी, l/4 का होल स्क्वायर। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16। ओके, तो ऐसा आएगा। तो अभी देखिएगा इसका हमें एडिशन करना है इससे। फाइनली आई टी इज इक्वल टू आएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16। ओके, तो अभी इसका एलसीएम लेते हैं हम, 12 और 16 का एलसीएम 48 है, तो यहाँ पर भी 48 लाना है, यहाँ पर भी 48 लाना है। कैसे लाओगे? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 16 को 3 से। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर भी, तो 4 ml स्क्वायर बाय 48 आएगा, प्लस 16 के रेशो को ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, तो 3 ml स्क्वायर बाय 48 आएगा। तो 48 को कॉमन आउट करो तो आएगा फिर 3 ml स्क्वायर प्लस 4 ml स्क्वायर, दैट इज 7 ml स्क्वायर। ओके, इस लेवल में अगर आप ये आंसर निकाल सकते हो ना, तो आपने बहुत अच्छे वे से आप जा रहे हो। ओके, हाँ बराबर है ना, फिर मैंने आपको पहले ही बोला था ना, राइट है बोल के आपका आंसर। ओके, इज इट ओके? तो इस लेवल में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन के जवाब आते हैं तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप राइट ट्रैक पर हो। ओके, इतना लेवल आपका होना चाहिए। ओके, मतलब आपको एग्जाम में पढ़ाया जाएगा एंड पॉइंट का, एग्जाम में पढ़ाया जाएगा आपको मिड पॉइंट का, और आपको ऐसा वेरिएशन अगर आता है कोई भी बीच का पॉइंट का आपको निकालने के लिए, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो इतना आपको लॉजिक लेवल लगाते आना चाहिए। ओके, वरना मतलब मैं तो सभी प्रोबेबल केसेस लेने वाला हूँ, लेकिन एक आधा केस रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेप्स है, हर एक शेप के हर एक एक्सिस को लेना इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, ठीक है ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा भी अगर आपको वेरिएशन मिल जाता है ना, तो उसका आंसर आपका आना चाहिए। ओके, इतना लेवल अगर आपने कर दिया तो आप सही वे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो ऐसा ये शेप था हमारा अब। ओके, यहाँ पर फिर हमारा रॉड भी खत्म हो जाता है, रॉड के इतने ही शेप्स है। ओके, याद रखना आप। तो अभी और भी शेप्स है कुछ, जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आ सकता है सर। बोलो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो भी फाइनल रिड्यूस होकर यही आने वाला है ना। ओके, चेक करके देखो आप, 96 आएगा और ऊपर 14 ml स्क्वायर आएगा फिर। ओके, करके देखो आप। ठीक है, फाइनली आंसर कैसे भी जवाब, फाइनली आंसर तो वही आने वाला है। ओके, तो देखिएगा अभी हमारा रिंग हुआ है, डिस्क हुआ है, सॉलिड स्फीयर हुआ है। ओके, अभी
रॉड भी हुआ है, ठीक है, रॉड के भी दोनों तीनों एक्सिस हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट है हॉलो स्पीयर, ओके। हॉलो स्पीयर अगर रहता है तो हॉलो मतलब अब अंदर से वो पूरा मतलब अभी इसके पहले जो मैंने सॉलिड बताया था ना आपको, सॉलिड ये स्पीयर बताया था ना, तो उसे सॉलिड स्पीयर लिखेगा, ओके। ये वाला जो स्पीयर था ना हमारा, जस्ट एक मिनट, अभी लाइट चला गया। जस्ट एक मिनट।